औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So dear students, welcome again to the Almneer Science Academy। मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिस्ट्री। तो इससे पहले बच्चों मैं आपको ये जस्टिफाई कर दूं कि आपने पिछले दोनों लेक्चर्स जो हमने इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स किए थे उसमें हमने देखा था बेसिकली कि मॉलिक्यूल्स हैं क्या, और मॉलिक्यूल के अलावा हम बायोमॉलिक्यूल की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स कैसे हैं। मॉलिक्यूल चूंकि एलिमेंट से बनता है तो कौन से बायो एलिमेंट से मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह की बॉन्डिंग होती है, मतलब आयनिक कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो किस तरह की बॉन्डिंग से बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर हम क्यों कहते हैं कि ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में एज अ स्टोरेज प्रोडक्ट नहीं है, मतलब स्टार्च की फॉर्म में प्लांट स्टोर करते हैं और ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल स्टोर करते हैं। तो एक्चुअली में ग्लूकोज की फॉर्म में फूड स्टोर क्यों नहीं हो रही। तो उसके अलावा हमने देखा था कि कौन सी चीज सोल्यूबल है वाटर के अंदर, कौन सी नहीं है। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें हमने रीजंस के साथ की थी, तो वो आपने पिछले लेक्चर्स लाजमी लेने हैं, और अगर कोई न्यू है तो वो लाजमी लेक्चर्स लेके आए। इसकी रीजन ये है कि उसको पिछली स्टोरी का पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन टू द बायोकेमिस्ट्री, और ये पहला लेक्चर है बुक के टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम यूजुअली बात करें बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सर जहां पर, मतलब जैसे मैं आपसे कहूँ ना जीन्स के बारे में स्टडी करना है तो वो बुक कौन सी होगी, जेनेटिक्स होगी। मतलब बायो की वो ब्रांच जिसमें जीन्स के बारे में स्टडी किया जाए उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। जिसमें फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा जाए उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी, मतलब आपकी बॉडी के अंदर फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तमाम के तमाम रिएक्शंस वो कौन सी होती है, फिजियोलॉजी। अब बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा जाए तो वो एनाटॉमी है। तो सेम एज इट बायोकेमिस्ट्री जो है, बायोकेमिस्ट्री वो भी किसकी ब्रांच है, वो भी बायोलॉजी की ब्रांच। तो हम क्या कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द बायोमॉलिक्यूल्स। बायो की वो ब्रांच जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करें वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री, सिंपली सिंपली। लेकिन बुक वाला आप किसी और हिसाब से वर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम उसको भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या, बायो की वो ब्रांच जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और हमने देखा बायोमॉलिक्यूल्स वो कौन से थे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते थे, और वो दो तरह के थे, सम वर द ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड सम आर द इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और विटामिन्स। दीज आर द ऑर्गेनिक। और ये पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में बना के इनको देखा था। इनऑर्गेनिक में हमने क्या देखा था, कुछ साल्ट्स हैं जैसे NaCl, कुछ एसिड्स हैं जैसे HCl, कुछ बेसेस हैं जैसे NaOH, इसी तरह कुछ आयंस भी हो सकते हैं। तो दीज, और इस तरह हमने कहा कि वाटर भी किस में आता है, इनऑर्गेनिक में। कार्बन डाइऑक्साइड वो भी इनऑर्गेनिक में आता है, ऑक्सीजन वो भी इनऑर्गेनिक में आता है। तो ये वो हैं जिन मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, मतलब या अकेला कार्बन है या अकेला हाइड्रोजन है, दोनों इकट्ठे नहीं है। तो इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक है, ये वाले ऑर्गेनिक है। तो बायो की वो ब्रांच जिसमें इन मॉलिक्यूल्स इनको भी और इनको भी स्टडी किया जाए उनको हम कहते हैं, उस बायो की ब्रांच को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेल देखें, एक सेल, आपने सर ये सेल है, और सेल के स्टार्ट हो बाहर से, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट के सेल में बाहर क्या है, सेल वॉल। और एनिमल सेल है या कोई और सेल है तो उन सेल के अंदर क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन तो सभी में है। तो सेल मेम्ब्रेन को देखें तो वो तीन चीजों से बनी है। वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, उसके अंदर लिपिड्स की बाइलेयर, लिपिड। उसी तरह हम देखते हैं कि सेंटर में कहीं कहीं पे प्रोटीन्स होते हैं, सो प्रोटीन्स। और इसी तरह हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स। ये वो तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, इसके कंपोनेंट्स में कौन से आ रहे हैं, दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब फिर इसके अलावा मैं आपसे कहूं कि बायोकेमिस्ट्री में फिर आप क्या कहेंगे सर, सिंपली कहें तो बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी व्हिच स्टडी द बायोमॉलिक्यूल्स। और अगर मैं ऐसे कहूं कि बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, अरे बच्चों बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी तो वो मॉलिक्यूल्स ही है ना, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। और इसी तरह इसका मतलब फिर मैं एक बात कहूंगा कि ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं? वही बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स। और इसी तरह हम कहें कि एक सेल, फॉर एग्जांपल ये एनिमल प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, और फोटोसिंथेसिस की रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें, हमें वाटर चाहिए, और हमें क्या चाहिए? सनलाइट की मौजूदगी में हमारे पास बनेगा क्या? ग्लूकोज, जो कि C6H12O6 है। अब चूंकि ये भी बायोमॉलिक्यूल है, ये भी बायोमॉलिक्यूल, ये भी बायोमॉलिक्यूल, इसका मतलब कंपोनेंट्स के अलावा जो बॉडी के अंदर तमाम प्रोसेसेस हो रहे हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस या आप कहेंगे रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? इस ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाते हैं? एटीपी। तो ये भी मॉलिक्यूल। तो असल में फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि बायोकेमिस्ट्री बायो की वो शाख है, वो ब्रांच है, जिसमें हम क्या देखते हैं? कंपोनेंट्स के बारे में प्लस प्रोसेसेस के बारे में, क्योंकि प्रोसेसेस में भी आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और कंपोनेंट्स में भी देख रहे हैं आप बायोमॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री। तो सिंपली भी हमने देखा कि किस तरह से हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, और आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी और वर्डिंग में कर रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में पता चल गई, इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स एंड द प्रोसेसेस। कहां पे भी जी? लिविंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री। और हमने देखा कि हमने बायोमॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक, ठीक है। और देखें इस इन प्रोसेसेस में ऑर्गेनिक बना है ये वाला, इनऑर्गेनिक यूज में देखें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, दीज आर द इनऑर्गेनिक, और ये ग्लूकोज है, ये ऑर्गेनिक है। तो मैटर नहीं करता कि आप बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़े या इनऑर्गेनिक पढ़े, जो चीज मॉलिक्यूल है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है वो आपने स्टडी करना ही करना है। और बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा आपको चैप्टर नंबर 11 में देखें तो आप यही तो दो स्टेप्स पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा अहम है, इसके बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स आपकी नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेशन में इजाफा करेंगे। आइए नेक्स्ट मूव करें, तो हम देखें कि बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। और बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस तो आपने रियलाइज कर ही ली है। क्यों? आप कहेंगे सर बॉडी के अंदर जो काम हो रहा है, मतलब फिजियोलॉजी, बॉडी का जो फंक्शन है, जैसे मैं कहूं प्लांट्स की फिजियोलॉजी क्या है, आप कहेंगे सर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो रिस्पायरेशन कर रहे हैं, वो इनका काम है, बेसिकली वो उसकी फिजियोलॉजी है। हम क्या कर रहे हैं इंसान? हम फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम रिस्पायरेशन कर रहे हैं, ये हमारी फिजियोलॉजी है। तो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी को अगर आपने अच्छी तरह से रीड करना है तो उसमें आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स आते हैं, और अगर बेटा मॉलिक्यूल्स आते हैं तो मॉलिक्यूल्स किस में स्टडी करेंगे? और हैं भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सो इट्स मीन दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स को आपने स्टडी किस में करना है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। याद रखना कि बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने बॉडी की फिजियोलॉजी अच्छी तरीके से देखनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आप बेसिकली इन बायोमॉलिक्यूल्स के साथ जो है ना वो डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर आपको ये बायोमॉलिक्यूल्स अच्छे तरीके से पता होंगे तो फिर आप जो है ना फिजियोलॉजी को स्टडी कर सकेंगे। इट्स मीन बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये होगी कि इसने फिजियोलॉजी को समझने में हमारी हेल्प करनी है। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। और बच्चों मैं आपसे एक बार डिस्कशन करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक एनवायरनमेंट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है वो मर जाता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म वो सर्वाइव करता है। और मैं आपसे पूछता हूं कि एक ऑर्गेनिज्म मर गया, दूसरा सर्वाइव कर गया, इसकी रीजन क्या है? तो आपके जहन में एक लॉजिक होगा, एक आंसर ये होगा कि सर हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे जो मरने वाला है ना, मरने वाला, उसको फूड नहीं मिली, या जो इसको फूड मिल रही है वो उसकी फूड थी नहीं। इसी तरह जो जिंदा रहा है उसको फूड मिली है। तो इसका मतलब सर्वाइवल किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो तो फूड पे डिपेंड कर रहा है। अब आप कहेंगे सर फूड कहां से आ गई? अरे बच्चों फूड क्या है? फूड भी तो मॉलिक्यूल्स ही है ना। मैं आपसे कहूं आप रोटी खा रहे हो, रोटी में स्टार्च है, बेसिकली दीज आर द मॉलिक्यूल्स, वो कार्बोहाइड्रेट है ना। आप एग खा रहे हो, वो प्रोटीन्स है। आप जो है ना मिल्क पी रहे, उसके अंदर क्या है जी? लिपिड्स। सो आई कैन से कि किसी भी बॉडी की सर्वाइवल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? कि वो उस एनवायरनमेंट से केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स कितने ले रहा है। अगर वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक मॉलिक्यूल्स लेता है अपनी नीड के लिए तो वो वहां पे सर्वाइव करेगा, अदरवाइज सर्वाइव नहीं करेगा। इसका मतलब बायोमॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी सर्वाइवल किस चीज पर डिपेंड कर रही है? वो इन बायोमॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी पे है। अगर आपको ये बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे ये वाले तो आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आपकी बॉडी कोई काम कर रही है, आप सर काम करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में ले रहे हैं? आप एटीपी की फॉर्म में ले रहे हैं, और एटीपी भी एक मॉलिक्यूल है। आप कहेंगे सर एटीपी लेनी है, लेकिन एटीपी तो हमें ग्लूकोज से मिलेगी ना, ग्लूकोज की रिस्पायरेशन से। तो पहले आपको ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज आपको कैसे मिलेगा? आपको फूड से मिलेगा। और फूड किस तरह? मैं कहता हूं आप कोई फूड खा रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल रोटी खाई है, रोटी के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और उस कार्बोहाइड्रेट से आप वो बेसिकली है स्टार्च की फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। आपने डाइजेशन की इसकी, डाइजेशन करने के बाद आपने ग्लूकोज पैदा कर लिया।
प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को तोड़ो और आप अमाइनो एसिड्स बना लो, लिपिड्स को तोड़ो और आप फैटी एसिड्स बना लो। ये बेसिकली जो चीजें आपने ली हैं, ये जो चीजें आपने जिन चीजों की डाइजेशन की है, इन चीजों का पर्पस ये है कि आप डाइजेस्ट करके इनसे एटीपी गेन कर सके, एटीपी ले सके। तो इसका मतलब फिर मैं ये कह सकता हूँ कि बॉडी के अंदर एक रिएक्शन नहीं हो रहा, ये मतलब आप डाइजेशन से लेके एटीपी बनाने तक मुख्तलिफ रिएक्शंस कर रहे हैं। प्लांट से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये भी तो रिएक्शंस हैं। तो एक बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो आपने देखना, याद रखना कि एक बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। मेरे अंदर डाइजेशन हो रही है, वो मेरा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेरे अंदर रिस्पायरेशन हो रही है, वो मेरा मेटाबॉलिज्म। मेरे अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही है, वो सारा। तो इसका मतलब ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज टेकिंग प्लेस विद इन माय बॉडी, क्योंकि मेरी बॉडी होम्योस्टेसिस में रहना चाहती है, वो अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना चाहती है, तो उसको मुख्तलिफ रिएक्शंस करने पड़ेंगे। और वो मुख्तलिफ रिएक्शंस जो तमाम कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। अब वो रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं, या तो कोई चीज टूट के छोटी चीज बना रही है, या कोई छोटी चीजें मिलके बड़ी चीज बना रही है। तो इसका मतलब फिर रिस्पायरेशन की, सॉरी, मेटाबॉलिज्म की दो कैटेगरीज करनी पड़ेंगी मुझे। एक को मैं कहता हूं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और एक को मैं कहता हूं कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। आइए देखते हैं एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। बेटा एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटी चीजें मिलके बड़ी चीज बनाना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज करते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो हमारे पास बनता क्या है जी, ग्लूकोज C6H12O6। इनमें ये भी छोटी चीज है, ये भी छोटी चीज है, और ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल बने हैं। और बच्चों आप देख रहे हैं कि छोटी चीजों ने मिलके बड़ी चीज बनाई है। तो इस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस किसकी एग्जांपल हुई है, क्योंकि छोटी चीजें मिलके बड़ी चीज बनी है, सो इट इज एनाबॉलिज्म। ये क्या बेटा, एनाबॉलिज्म। इसको आप सिंपल ये कह सकते हैं कि सिंपल चीजें मिलके कॉम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म। और इसका उलट आ गया कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को आप याद रखना कट से, कट को CUT, कट का मतलब काटना, CAT कैटा, ये भी इसी से सी से शुरू हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बड़ी चीजों को तोड़ के छोटी चीजों में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यही ग्लूकोज है C6H12O6, जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो इसको हम तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और हमारे पास बनता क्या है जी, ATP। और ATP छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बड़े नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक ग्लूकोज से 36 ATP बनते हैं, अगर रिस्पायरेशन एरोबिक हो रही है 36 ATP बने। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि बड़ी चीज टूट के छोटी चीज बना रही, इट इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म। तो हमने क्या कहा कि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो तमाम के तमाम रिएक्शंस हैं, उसमें कैटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है और एनाबॉलिज्म भी। तो इसका मतलब दो इसकी कैटेगरीज होगी। एक एनाबॉलिज्म में क्या करें, आप छोटी चीजें मिलके बड़ी चीजें बनाएंगे, और कैटाबॉलिज्म में आप बड़ी चीजें तोड़ के छोटी चीजें बनाएंगे। और ये बेटा ये ऐसा होता है। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे चाहिए ग्लूकोज, सॉरी ATP, मुझे चाहिए ATP, क्योंकि मेरी बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है, ATP। आप कैसे बनाएंगे, आप फौरन कहेंगे सर सिंपल है कि आप स्टार्च खाएं, मतलब आप कोई ऐसी चीज खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, उसकी डाइजेशन करें, उसके रिजल्ट में आपको ग्लूकोज मिलेगा। और चैप्टर नंबर 11 में हमने देखा है कि ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं पायरुवेट में, पायरुवेट जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनाता है। तो सिंपल इज दैट कि आप ग्लूकोज को तोड़ के ATP बना सकते हैं। लेकिन हमारे नॉलेज में ये भी है कि आप प्रोटीन से भी ATP ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, और लिपिड से भी एनर्जी ले सकते हैं। तो इसका मतलब प्रोटीन और लिपिड्स के से भी आप ATP ले सकते हैं। तो बेटा फिर किस तरह से आप प्रोटीन और लिपिड से ATP ले सकते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।